हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और प्रिपरेशन बोर्ड में, जहां हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की। ठीक, तो क्लास 10th की सीरीज़ में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया है। इसके बाद हमको पढ़ना था जैव प्रक्रम की सीरीज़ में हमने बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर ली हैं। आज बचा है उत्सर्जन के बारे में। तो आपको जब उत्सर्जन पढ़ना होता है तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमको मानव के बारे में पढ़ने के लिए, और एक होता है पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक, तो पहले हम मानव के बारे में पढ़ेंगे, उसका बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन मीन्स क्या होता है? जैसे आप आजकल विसर्जन का टाइम चल रहा है, ठीक, आप गणेश जी की पूजा करते उसका विसर्जन कर देते हैं, तो वैसे ही उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ आपके बॉडी में हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देना। ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे परिभाषा है इसकी कि शरीर में अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, जो चाहे वो भोजन बनाने का, ग्लूकोज का निर्माण करने में या उसको तोड़ने में क्या होती हैं, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया भाग लेती हैं। लेकिन जब वो बनाती हैं तो उसमें वो कुछ उत्पाद का भी निर्माण करती हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और अमोनिया हो गया। इनका भी वो निर्माण करती हैं। लेकिन क्या यह हमारे शरीर के लिए अच्छा है? ये हमारे लिए प्रॉफिट देगा या लॉस देगा? तो यह हमारी लॉस देगा, क्योंकि ये हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। और हम हैं मानव जाति, हमें जिसकी आवश्यकता नहीं होती हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे ही शरीर भी क्या करता है? ऐसे अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आप इनको बाहर ना निकालें, ठीक, अगर आप इनको बाहर ना निकालें, या फिर क्या कह लीजिए कि ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। क्या है? हानिकारक नहीं है। फिर भी अगर ये हानिकारक नहीं है, फिर भी ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर ये पदार्थ हैं इसको हमारी बॉडी नहीं रखेगी, इसको बाहर निकाल देगी। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि चाहे वो हानिकारक हो ना हो, अगर वो वेस्ट मटेरियल है तो उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हानिकारक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक, जो अभी वेस्ट मटेरियल बाहर आए हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक, इसके बाद अब इसी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो एक लाइन में परिभाषा याद कर लीजिए कि शरीर में उपस्थित सभी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चले आगे देखते हैं। अब आपको एक वर्ड मिलेगा उत्सर्जी अंग। इसका क्या मतलब होता है? ठीक, तो जो भी अब उत्सर्जन तंत्र में बस उत्सर्जी अंग तो नहीं होंगे, कुछ पार्ट्स भी होंगे जो काम करेंगे। ठीक, तो वो अंग जो इस क्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब आगे देखते हैं ऐसे कौन कौन से हैं अंग हैं जो शरीर में उत्सर्जी अंग में भाग लेते हैं। तो पहला आपका वृक्क हो गया। ये क्या है? ये हो गया वृक्क, जिसे आप किडनी के माध्यम से भी जानते हैं। ठीक, ये वही किडनी है जिसे बेचकर आप सोचे थे कि एप्पल का फ़ोन लेने वाले हो। ठीक, तो ये किडनी हो गई। इसके नीचे ये क्या है जो पतली नली निकली है? इसे हम कहते हैं मूत्रवाहिनियाँ। ठीक, तो पहला आपको याद रखना है कि वृक्क पहला अंग हो गया, दूसरा क्या हो गया? मूत्रवाहिनियाँ, तीसरा क्या हो गया? मूत्राशय। ठीक, इसके बाद मूत्राशय से एक पतली सी नली निकलती है, सकरा भाग होता है, पतला भाग होता है, जिसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग। ठीक, तो ये आपके कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें आपके नाम याद रखने हैं। ठीक, पहले वृक्क आएगा, उसके बाद मूत्रवाहिनी आएंगी, उसके बाद मूत्राशय आएगा, उसके बाद क्या आएगा? मूत्र मार्ग आएगा। ठीक, अब हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वृक्क है। ठीक, उत्सर्जी अंग का अगर कोई मेन भाग है तो वो क्या है? वृक्क है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब वृक्क क्या होता है? वृक्क को आप क्या कहते हो? किडनी। ठीक, अब ये कहाँ पे स्थित होता है? तो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर। ठीक, जैसे मान लीजिए आपकी ये रीढ़ की हड्डी हो गई, तो इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड क्या स्थित होगा? किडनी स्थित होती है, लेकिन आपकी ये पीछे स्थित होती है। ठीक, मतलब कि जैसे अमाशय हो गया, फिर ये सब छोटी आंत हो गया, बड़ी हाथ हो गया, इसके पीछे किडनी स्थित होती है। ठीक, बाहर की तरफ नहीं होता है। अब इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। देखिए 1 और 2। ठीक, इसके बाद पेट के पिछले भाग की स्थित होती है, पहले बता दिया। इसके बाद किस आकार की होती है? तो आपने सेम खाया नहीं खाया तो भाई देख लीजिएगा किस आकार की होती है। तो सेम के बीच के आकार की होती है। और यह पहले बता दिया कि क्या होता है? उत्सर्जन का मुख्य या प्रमुख अंग कौन सा है? तो वो वृक्क होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको वृक्क के बारे में? ठीक, अब आगे बढ़ें। अब वृक्क के नीचे कौन है? मूत्रवाहिनी है। अब बताइए काम क्या करेंगी, क्या काम करती हैं मूत्रवाहिनियाँ? अब सोचिए, अगर आपको इनकी परिभाषा लिखना, आप कैसे लिख सकते हैं? पहली चीज़, ये कहाँ से निकल रही हैं? तो वृक्क से निकल रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं? वृक्क से निकल रही हैं। ठीक,
इसके बाद कहाँ पे खुल रही हैं, ठीक, कहाँ पे जाके खुलती हैं, इनका देखिए ये गेट कहाँ पे खुला है, मूत्राशय में खुला है, तो कहाँ जाकर खुल जाते हैं, ये मूत्राशय के पास जाके खुल जाते हैं, पास जाकर खुल जाती हैं, ठीक, खुल जाती हैं, ठीक। अब सोच के बताइए इनका काम क्या होगा। हमने पहले ही बताया, जब आपको ये वर्ड दिख जाए ना, वाहिनियाँ, तो इसका सीधा सा मतलब समझ लिया कीजिए कि यह कोई न कोई चीज़ को लेके जा रहा है, यह ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक। अब ये क्या काम करेगा, यह जो होता है, यह अब देखिए आगे नाम क्या लिखा है, मूत्र है, तो यानी यह मूत्र या फिर यूरिन को एक स्थान से दूसरे स्थान में यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। क्या करेंगी, यहाँ से जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे या मूत्र होंगे, जो भी यूरिन होगा, वो कहाँ ला के रख देंगी, यहाँ ला के पटक देंगी, कहाँ पे, मूत्राशय में, ठीक। इतनी बात समझ में आई है, ठीक। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी यह यहाँ से यहाँ लाती हैं, मतलब मूत्रवाहिनियों को वृक्क से लेकर कहाँ लाएंगी, मूत्राशय में लाएंगी, तो ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे काम करता है, ठीक, सडन नहीं आ जाता है। कैसे काम करेगा, धीरे धीरे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो वृक्क से निकलती हैं, कहाँ पे जाती हैं, मूत्राशय में जाती हैं, और कैसे आती हैं, क्या काम क्या लाती हैं, अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ पे लाती हैं, कैसे काम करती हैं, धीरे धीरे, जैसे आप धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हो अभी वैसे ही, ठीक। चलिए, अब ये मूत्राशय है, ठीक, इसका क्या काम है, यह जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, यानी यूरिन हो या यूरिक एसिड हो गया, सबको कहाँ स्टोर कर लेगी, सबको इसी में स्टोर करके रख लेती है, ठीक। यानी मूत्राशय कैसा काम करता है, मूत्राशय काम करता है स्टोर करने का, ठीक। कैसा काम करेगा, स्टोर करने का, ठीक। इसका मूत्रमार्ग क्या होता है, तो यह सकरी पतली नली होती है, कैसी होगी, सकरी पतली नली होती है, जो मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, ठीक। ये मूत्रमार्ग हो गया। अब आपको अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा या फिर सीरीज से पढ़ रहे होगे आप, तो आपको एक वर्ड दिखेगा, नेफ्रॉन। अब ये किस बला का नाम है, तो नेफ्रॉन इसी बला का नाम है, किडनी के अंदर बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, जिसे और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसे हम वृक्काणु कहते हैं या फिर वृक्क नलिका कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे नलिका समझ में आ जानी चाहिए आपको, ये पतली पतली नली की तरह होती है, ठीक। अब नेफ्रॉन होता क्या है, तो नेफ्रॉन का काम होता है कि उत्सर्जन के लिए लाखों की यूनिट बना के रखती हैं, ठीक, जिससे जो उत्सर्जित पदार्थ तो आसानी से बाहर आ सकें। इसके बाद इनका काम क्या होता है, रक्त को साफ करने का काम करती हैं। जब ये रक्त को साफ करेंगी तो आपको दो पदार्थ मिलेंगे, एक ऐसा रक्त जो शुद्ध होगा, एक ऐसा जो गंदा होगा, यानी ये वेस्ट मटेरियल होगा। तो ये शुद्ध रक्त को शरीर में वापस भेज देती हैं। तो आपसे इस एग्जाम में पूछा जा सकता है बोर्ड में कि कौन सा ऐसा सिरा है जिसके माध्यम से शुद्ध रक्त को शरीर में वापस भेज दिया जाता है, ठीक। तो आपका आंसर होगा रीनल सिरा। क्या आंसर होगा आपका, रीनल सिरा। ये सिरा ऐसा है जो यहाँ से निकले शुद्ध रक्त को वापस बॉडी में भेज देता है, जिससे आपकी ज़िंदगी बनी रहे, ठीक। इसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल हो गए उनको मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है, हम पहले ही बोले थे। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे भी नेफ्रॉन स्थित है, इनसे जो वेस्ट मटेरियल निकला मूत्रवाहिनियों द्वारा कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, मूत्राशय में पहुँचा दिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक। तो ये पूरी बातें थी मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पुष्पों में उत्सर्जन तंत्र, पुष्प मतलब कि पादपों में होने वाले उत्सर्जन के बारे में। अब हम बात करेंगे पादप में उत्सर्जन। तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको पादप द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, पेड़ पौधों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है जलवाष्प, ठीक। इसके बाद है आपका जलवाष्प के बाद आपका है रेजिन, ठीक। इसके बाद है गोंद, ठीक। अब आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कब बाहर निकलेगा, तो रात के टाइम पे, यानी जब नाइट होता है रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुक्त कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, यानी बाहर निकाल देता है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। तभी हम कहते हैं ना कि रात में पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए, ठीक, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकालते हैं। फिर इसके बाद है कि अतिरिक्त जल का वाष्पोत्सर्जन, ठीक, यानी जितने भी एक्स्ट्रा वाटर हैं, जितने भी अतिरिक्त जल हैं, जितनी आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को उतना वो ले लेते हैं, लेकिन जितने भी अतिरिक्त जल होते हैं उनको वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। अब वाष्पोत्सर्जन किस बला का नाम है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक। देखिए इसमें भी क्या वर्ड है, इसमें भी है ना सर्जन, उत्सर्जन दिख रहा है आपको ना, तो यानी वाष्प जो पानी होता है उसको भाप बनाकर ऊपर निकाल दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक। इसके बाद कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियों में ही, ठीक, जैसे
कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अपनी पत्तियों में ही अपशिष्ट पदार्थों को रखे रहते हैं और कभी वो जब ये पूरा मतलब खराब अपशिष्ट पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके रखे रहते हैं बहुत दिनों तक, उसका क्या करते हैं, उन पत्तियों को पेड़ पौधों से गिरा देते हैं। तो एक ये भी माध्यम है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसके बाद गोद, जैसे आपने आम का पेड़ देखा होगा, उसमें क्या होता है, उनके त्वचा के बाहर क्या होते हैं, गोद निकले होते हैं ना, तो वो भी क्या होता है कि उस माध्यम से भी पेड़ पौधों क्या होते हैं, उसको अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके माध्यम से पादपों में भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। लेकिन अब आपको जानना है वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है। तो पहला आपको जानना है कि अतिरिक्त जल का निस्तारण, अतिरिक्त जल का निस्तारण। अब इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने पहले बताया कि ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक, अतिरिक्त जल का निस्तारण का मतलब क्या होता है, वही चीज़ कि अतिरिक्त जल को पौधों से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, इसके बाद आपका हो गया खनिज लवणों की प्राप्ति। ठीक, खनिज लवणों की प्राप्ति। तो जितनी मात्रा में पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन करेंगे उतनी ही मात्रा में वो क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब भी तो करेंगे। तो यह एक बेनिफिट हो जाता है पेड़ पौधों के लिए कि वो ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, खनिज की प्राप्ति भी कर लेते हैं। ठीक, खनिज लवणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद है कि ताप का नियमन, यानी जैसे हमारी बॉडी में जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, बॉडी से पसीना निकलता है ना। ठीक, तो वैसे ही ये भी क्या करते हैं, जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी क्या करते हैं, ताप का नियमन करने के लिए भी वाष्पोत्सर्जन का महत्व होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो इस बार में भी आपको 2024 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है।